हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मंथन विजन ऑफ विजनरीज। आज हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने अपने जीवन में यूपीएससी एग्जाम्स क्लियर करने का सपना बनाया और उन्होंने क्लियर तो करा ही करा, साथ के साथ आजकल बहुत सारे बच्चों को गाइडेंस देते हैं यूपीएससी क्लियर करने के लिए। सर, जैसे लोग सुनते हैं आईएएस आईआरएस ऑफिसर्स, ऐसी कौन सी जर्नी है जो लोगों को नहीं दिखती है? जब आईएएस या आईआरएस की सफलता की कहानियां हम देखते हैं ना, तो सिर्फ उस रिजल्ट के बाद की जर्नी को देखते हैं और उससे बड़ा खुशी मिलती है देख के कि हाँ, मेरा बेटा भी बन जाए या मैं भी बन जाऊं। लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है, 2 से 3 साल की मेहनत, स्ट्रेटजी, मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी, लगातार वो काम करते रहना। जब आपका पढ़ने का मन नहीं करता तब भी पढ़ना। जैसे मूवी में हीरो होता है ना, हीरो बनने की जो कहानी होती है कि कैसे वो मुंबई में पहुंचता है, कैसे धीरूभाई अंबानी की कहानी है, वैसे ही हम सभी की कहानियां हैं कि कैसे हमने इस दुनिया के सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। तो वो कहानियां इंसान के लिए प्रेरणा का सोर्स बनती हैं, तो इसीलिए उसके पीछे की जर्नी इम्पोर्टेंट है। तो सर, आपने सबसे पहले कब सोचा कि मैं यूपीएससी एग्जाम देना चाहता हूँ? तो ये कहानी जाती है मेरे कॉलेज टाइम से। तो कॉलेज में मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ, तो महात्मा गांधी वेटनरी कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है, मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया मेरे पापा की इच्छा के अगेंस्ट जाके, क्योंकि वो नहीं चाहते थे मैं प्राइवेट कॉलेज में जाऊँ, चाहते थे मैं प्रिपरेशन करूँ, एमबीबीएस बनूँ या कोई गवर्नमेंट कॉलेज से मैं पढ़ाई करूँ। पर मुझे कुछ कारणों की वजह से मैंने उसको ऑप्ट किया कि मुझे तो यही करना है। तो जब मैं वहाँ पढ़ रहा था तो फर्स्ट ईयर में मैं पूरी यूनिवर्सिटी में मैंने अच्छी रैंक लाई, टॉप किया, मेरे कॉलेज को टॉप किया और यूनिवर्सिटी में मेरी सेकंड रैंक आई। हमारे कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज से पहली बार किसी ने सेकंड रैंक लाई। सेकंड ईयर में मैंने यूनिवर्सिटी को टॉप किया। तो जो एक कॉलेज में पापा को मुझे अपना देना था ना गिफ्ट कि पापा लो मैंने यूनिवर्सिटी टॉप कर दी, तो जब वो मेरी इच्छा पूरी होगी, तो जैसे ही इच्छा पूरी होती है तो नई इच्छा पैदा होती है। तो उस समय फिर मैंने सोचा कि अब मैं और बड़ा क्या करूं कि पापा को मैं और खुश कर पाऊं, क्योंकि एक प्रकार से पापा की इच्छा के अगेंस्ट जाके मैंने इस कॉलेज को लिया था। उनके लिए 2 लाख रुपए की फ़ीस थी उस समय, 2008 की बात है। 2 लाख रुपए का मैनेजमेंट कोटा की फ़ीस काफ़ी होती है, दोनों गवर्नमेंट टीचर हैं। तो उनको कुछ खुश करने के लिए मेरा सपना था। दूसरा कारण क्या बना, मेरे टीचर्स, मेरे प्रिंसिपल जो वहाँ पे डीन थे, वो मुझे मोटिवेट करते थे कि बेटा यू डोंट डिजर्व दिस कॉलेज, अब बढ़िया टैलेंटेड बच्चे हो, प्राइवेट कॉलेज में कर रहे हो, क्यों? तो मैंने पापा से फर्स्ट ईयर के बाद रिक्वेस्ट की, मैं अब कर लूँ क्या तैयारी, एमबीबीएस बन जाता हूँ। पापा ने फिर मना कर दिया। अब 1 साल हो गया तो 4 साल बचे। तो अब ये जो पीछे की स्टोरी थी, यहाँ से मेरे मन में सपना हुआ कि मैं अब इससे बड़ा एग्जाम कौन सा है जो दूँ, क्योंकि मैं 12th के बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें फाइट नहीं कर पाया। तो ये कारण था। फिर 3rd ईयर के अंदर जब मैं आया तो एक टीचर मुझे वहाँ मिले, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा नाम था उनका। वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, हमें पता लगा कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो आईएएस क्या होता है मुझे बेसिकली नहीं पता था। मैं जनरल स्टडीज़ में, जनरल नॉलेज में बहुत पुअर स्टूडेंट था। मैं क्रिकेट की न्यूज़ के अलावा कुछ भी नहीं देखता था। तब मेरे को एक शुरुआत होती है कि आईएएस कोई दुनिया की, भारत की सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है यूपीएससी, और उस समय यूट्यूब भी इतना प्रचलन में नहीं था। ये 11-12 की बात है, बहुत महंगा डाटा होता था। तो हम इंटरनेट से सर्च करते थे। तो मैंने वहाँ से सर्च स्टार्ट की, वहाँ से मेरा ये प्रिपरेशन का जो कीड़ा था ये वहाँ लगा मुझे। तो सर, जब आपने एग्ज़ाम मतलब सोचा क्लियर होने का और जब आपके एग्ज़ाम क्लियर हुए तो आपका सबसे बीच का मोटिवेशन क्या था उस ड्यूरेशन का? तो मोटिवेशन की शुरुआत तो मैंने आपको बताई कि पापा को कुछ गिफ्ट देना था, रिटर्न गिफ्ट देना था, कि उनका जो मन था मैंने उसको नहीं माना और उनकी इच्छा के अगेंस्ट मैंने तैयारी की। और दूसरा मोटिवेशन हुआ जब मेरे टीचर्स ने मुझे बताया कि आप तो बहुत टैलेंटेड बच्चे हो। तो पॉजिटिव एनर्जी का ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और फिर मैंने रिजल्ट भी लाया यूनिवर्सिटी में, जब मैं टॉप किया। और मैं एग्ज़ाम के अंदर, मैं बताऊँ आपको, 3 घंटे का एग्ज़ाम होता था, तो हार्डली मैंने कभी 2 घंटे से ज़्यादा लिखा होगा। मैं 1.5 से 2 घंटे के अंदर एग्ज़ाम को लिख के आ जाता था। और मेरे स्कोर जो था 90, 95, 98, 99 था। तो बेसिकली मेरी छोटी सी सफलता थी। यहाँ आप समझने, बच्चों को भी समझाना चाहूँगा यहाँ मैं आपके माध्यम से, कि जो मैंने एक्शन लिया, पहले मैंने मेहनत की, मेरी क्लास में मैंने पढ़ा अच्छे से, जो टेस्ट होते थे उसमें अच्छे नंबर आए, उससे मैं और मोटिवेट हुआ। फिर मेरे इंटरनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, उससे मोटिवेट हुआ तो एक्सटर्नल में अच्छे आए। तो वहाँ मेरी काबिलियत जो है एक दिन में नहीं हुआ, सारे फैक्टर्स है, वो एक्शन से मोटिवेशन आ रहा है। लोग सोचते हैं कि एक बढ़िया सी यूट्यूब की वीडियो देखेंगे, मोटिवेशन आएगा और मौज हो जाएगी। नहीं, मोटिवेशन जो है ना, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ एक्शन से आता है। जब हम एक्शन लेते हैं ना,
तब ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, मोटिवेशन कभी भी लंबा नहीं रुकता है। जो लोग विल पावर या मोटिवेशन के माध्यम से इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं या कोई भी बड़ा काम करना चाहते हैं, वो मूर्ख होते हैं। ये एक्शन से मोटिवेशन आता है। तो हमें इस बात को समझ रहे हैं। मैं पापा की खुशी के लिए मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, क्लास रेगुलरली अटेंड करनी स्टार्ट की, डेली क्लास में जाना, आगे पढ़ना और कोई भी काम नहीं करना। और लोग मस्ती करते थे मेरे कॉलेज में, उनको लगता था प्राइवेट कॉलेज है, पढ़ेंगे पास हो जाएंगे, डॉक्टर तो बनना ही है सबको, चाहे 90% नंबर आए या 60 आए, तो डॉक्टर तो सबके ना सामने लगेगा, तो पढ़े क्यों। मेरी कुछ और सोच थी कि नहीं, मुझे अब सबसे बेहतर करना है। और जो गवर्नमेंट कॉलेज बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी बीट करना है। तो वहाँ से मैं अपनी काबिलियत को पहचान पाया और उसके बाद जो मेरी स्ट्रेटेजी बनी वो फिर उस मोटिवेशन से और उस एक्शन से इंस्पायर्ड रही। तो ये बेसिकली बात कर रहे हैं हम कॉलेज के समय की। और उसके बाद फिर मैंने राजेंद्र नगर में एडमिशन लिया, वाजीराम एंड रवि एक कोचिंग थी, उसमें भी मेरे पापा ने बहुत हेल्प की। उन्होंने पूरे कोचिंग जो इंपॉर्टेंट कोचिंग सेंटर्स थे फेमस जो थे उन पे वो गए, 2-3 महीने उन्होंने रिसर्च की, बच्चों से मिले, तब उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये सबसे बढ़िया कोचिंग सेंटर है। और फिर वहाँ मैंने 9 महीने तैयारी की। उस तैयारी के बाद मैंने 2 अटैम्प्ट दिए जिनमें मेरा प्रीलिम्स तो क्वालिफाई हुआ पर मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया। उसके बाद मेरा 3rd और 4th अटैम्प्ट लगातार क्वालिफाई हुआ। तो ये मेरी पूरी जर्नी रही 3-4 साल की। तो सर जैसे यूपीएससी में हमारी किन किन टाइप की सर्विसेज आती है? यूपीएससी के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे जो बड़ी सर्विस है जिसको लोग समझते हैं कि यूपीएससी इज इक्वलेंट टू आईएएस, तो आईएएस है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जो डिप्टी कमिश्नर लगते हैं। आईपीएस है, आईएफएस है, फॉरेन सर्विस लगते हैं, ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी इसकी एक अलग पेपर होता है उसका, पर प्रीलिम्स कॉमन होता है। इंडियन रेवेन्यू सर्विस में इनकम टैक्स, कस्टम एंड एक्साइज, इंडियन अकाउंट सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज इसके अंदर आती हैं। तो सर जो यूपीएससी है ये कंसिस्टेंसी के ऊपर डिपेंड करता है या फिर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के, आपके हिसाब से मतलब बच्चों को मेन क्या की चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? तो ये आपने कहा कि सागर भर दो बहुत कम शब्दों में, तो मैं बताऊंगा आपको। सबसे इंपॉर्टेंट तो कंसिस्टेंसी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट कंसिस्टेंसी रहेगी कैसे? स्ट्रेटजी जो स्ट्रेटेजी अगर आपकी नहीं है तो कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। तो मैं बच्चों को हमेशा गाइड करता हूँ, सबसे पहले आप पूरा 1 साल का टाइम टेबल बनाओ कि आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सभी सब्जेक्ट्स को पहले आप डिवाइड करो मंथ्स में। कि भाई इस मंथ में ये करूँगा, इस मंथ में कोई भी एक, अगर आर्किटेक्ट जो होता है अगर कोई बिल्डिंग बनानी है उसको, तो पहले क्या करेगा? वो पहले प्लान बनाएगा, वो पहले लिखेगा, ड्रॉ करेगा। और हम क्या करते हैं, तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं सीधा। इतना बड़ा एग्जाम, इतना वास्ट इसका सिलेबस है, और बिना स्ट्रेटेजी के अगर सोचे कोई तो मूर्ख कहलाएगा। तो उसको सबसे पहले पूरे 12 महीनों का टाइम टेबल को बनाए, सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करे, फिर उस 1 महीने को दिनों में डिवाइड करे कि ये टॉपिक इन दिनों में करूंगा। और फिर वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और जो सिलेबस है उसको एक साथ लेके देखे और फोकस करे जो प्रीवियस ईयर पे जिन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आए हैं उनसे वो शुरुआत करें। और इन सब की शुरुआत किन से करें? एनसीईआरटी से शुरुआत करें, सीधा स्टैंडर्ड बुक्स पे ना जाए, पहले एनसीईआरटीज करें। तो ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी अगर आपकी होगी और आपका टाइम टेबल होगा तो कंसिस्टेंसी अपना बन जाएगी ना। जब सुबह उठोगे पता है आपको ये काम मुझे करना है, अगर नहीं करूँगा तो फिर अगला काम मिस हो जाएगा। तो इस प्लान को बनाना ये कंसिस्टेंसी को अपने आप इंश्योर करता है। पहले आप सिस्टम बनाते हो, जैसे पहले आप हैबिट बनाते हो। कोई बच्चा अगर सुबह जल्दी उठता है और एक्सरसाइज करता है तो उसको फिर हेल्दी रहने की जरूरत नहीं है, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हेल्दी रहेगा। हैबिट बन गई ना, तो पहले सिस्टम बनाना है। तो सर जैसे कि मान लो कुछ जैसे मिथ होते हैं यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड, तो ऐसे कौन से मिथ है जो आप उनको ब्रेक डाउन करना चाहते हो कि ये सिर्फ मिथ ही है? मिथ है कि कुछ लोग बोलते हैं यूपीएससी एक अनप्रिडिक्टेबल सर्विस है, कई बार आपका सिलेक्शन होगा, कई बार नहीं होगा, तुक्का लगता है। तो तुक्के का इसका जवाब क्या है? मेरा सिलेक्शन 2 बार हुआ, सेम रैंक आई 316 और 315। मेरे अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका बार बार सिलेक्शन होता है और रैंक इंप्रूव करने के लिए वो देते हैं। पहले वो आईआरएस थे, फिर आईपीएस बने, फिर आईएएस बने। और एक उदाहरण नहीं है, ऐसे हजारों लाखों उदाहरण है पिछले 20-30 सालों में। तो अगर किसी बच्चे का एक बार सिलेक्शन हुआ और दोबारा फिर हो रहा है और तीसरी बार फिर हो रहा है, तो इसका मतलब है उस बच्चे को स्ट्रेटेजी पता है, उसको पता है कि इस एग्जाम को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। किसी की लॉटरी एक बार लगती है, दोबारा नहीं लगती है, बहुत रेयर चांस है, होता ही नहीं है लाइफ टाइम में। ये दोबारा हो रहा है, तो ये अनप्रिडिक्टेबल सर्विस बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। सर जो हमारे जैसे कोई भी हम एग्जाम देते हैं ना, जैसे पिछले एग्जाम मतलब मॉक टेस्ट, इनका क्या मायने है कि यूपीएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन में? तो एक बड़ी अच्छी कहावत भी है ना, अगर आप ज़्यादा ब्लीड करेंगे या ज़्यादा स्वीट करेंगे प्रैक्टिस के अंदर
तो आप जंग के मैदान में ब्लीडिंग आपकी कम होगी। ये बड़ी अच्छी वार टाइम में बोलते थे कि भाई आप जितनी प्रैक्टिस करेगा जो योद्धा, तो उसका कम उसको चोट लगेगी। ठीक बात है। तो वैसे ही अगर मॉक टेस्ट आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप ज़्यादा करोगे ना, तो एग्जाम में आपसे सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी। जिन चांस क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी 50% है, वो 50 की जगह 60 हो जाएगी। इतना बारीक सा चेंज हुआ और आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर जाओगे। सेम आंसर राइटिंग का है, आपको 7.5 मिनट मिलती है एक आंसर को लिखने के लिए, सोचने के लिए, ड्राफ्ट करने के लिए, उसको कंक्लूजन देने के लिए। कितनी होती है 7.5 मिनट? तो अगर आपने पहले प्रैक्टिस कर रखी है तो एग्जाम में बड़े अच्छे से कर लोगे, और नहीं कर रखी है तो चाहे आपको सब कुछ आता है, सब कुछ याद है, तो आप उसको अगर कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे। अगर मेरे अंदर नॉलेज है, पॉडकास्ट में हम बैठे हैं, अगर मैं बोल ही ना पाऊँ, मैं शर्मा जाऊँ, कभी कैमरे की तरफ देखूँ या कभी मेरा फंबल करूँ मैं, तो उस नॉलेज का क्या फायदा है? ठीक बात। सेम इज विद मॉक टेस्ट। तो सर जैसे हमारे इसमें 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। तो इसमें भी हमारा मतलब कि तैयारी करने का तरीका बिल्कुल सब में अलग अलग होता है? देखो वैसे तो ये इंटीग्रेटेड है, ठीक है, लेकिन कुछ डिफरेंस भी है। दोनों चीज़ें इंटीग्रेटेड क्यों है? सबसे पहले जब आपको ये एग्जाम क्लियर करना है ना, तो आपको खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में इन्विजन करना है, ऐसी पर्सनैलिटी आपको डेवलप करनी है कि आपको भारत के बारे में, देश दुनिया के बारे में, भारत की समस्याओं के बारे में, भारत की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनको एक अच्छा समझदार इंसान, एक भारत का नागरिक जानता हो। अपने देश की समस्याएं क्या हैं, दहेज प्रथा है, भ्रूण हत्या है, या डेवलपमेंट के लिए, इन सभी चीज़ों को वो जानता हो। तो वैसे पढ़ाई करनी है कि आपकी लर्निंग हो, आपके माइंड की, आपकी पर्सनैलिटी की अपलिफ्टमेंट हो, पढ़ने के लिए नहीं, पर्सनैलिटी की अपलिफ्टमेंट के लिए। तो ये कॉमन है प्रीलिम्स, इंटरव्यू, मेंस का। लेकिन जैसे कि प्रीलिम्स फैक्ट्स आधारित है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, मतलब फैक्ट्स याद होने चाहिए आपको, तो आपको याद भी करना पड़ेगा। मेंस में फैक्ट्स इतने नहीं चाहिए, वहाँ आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि किसी प्रॉब्लम को कैसे आप एड्रेस करते हो, एप्लीकेबिलिटी क्या है, तो वहाँ वो थोड़ी अलग है। इंटरव्यू के लिए जो मैं सजेस्ट करता हूँ बच्चों को कि आपको हर चीज़ का मास्टर नहीं बनना है। मेरा एक सिंपल सी थ्योरी थी मेरी, अगर मुझसे मेरे 5 सामने पैनल मेंबर होंगे, मुझसे वो 20 क्वेश्चन पूछते हैं और मुझे अगर 15 क्वेश्चन नहीं आते हैं, मैं बोलूँगा मुझे नहीं आता है, मैं अगर उन 15 के आंसर को ढूंढना का प्रयास करूँगा ना, तो मैं इंटरव्यू की तैयारी कभी कर ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। अगर मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि विकीपीडिया है ना, बुक्स है ना, अगर फैक्ट को जानना है तो इंटरव्यू इज मोर अबाउट माई पर्सनैलिटी टेस्ट। तो जब तक कोई चीज़ का आंसर मुझे नहीं पता होगा, मैं मना करूंगा। और इंटरव्यू में ऐसा होता भी नहीं है कि फैक्चुअल पूछते हैं, वो आपका ओपिनियन पूछते हैं। जैसे मुझसे पूछा गया था कि हरियाणा में जो भ्रूण हत्या है उसका क्या कारण है और कैसे आप उसका समाधान करोगे। जैसे कि हरियाणा के अंदर ओनर किलिंग है, वो कितनी बड़ी समस्या है, उसका क्या समाधान है। तो ये वो मेरी पर्सनैलिटी को चेक कर रहे हैं, क्या मैं उस समस्या को जानता हूँ, मैं समझता हूँ, और अगर आप उस पोजीशन पे होगे तो आप कैसे करूंगा, सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी है क्या मेरी। अब इसके आंसर के लिए मुझे फैक्ट्स की जरूरत नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी अपने आप ही बोलेगी वो। तो मैंने पर्सनैलिटी अगर नहीं बनाई होगी ना, अगर मैंने सिर्फ रटा होगा, तो मैं इंटरव्यू में आऊंगा और मैं फेल हो जाऊंगा। ऐसे बहुत कैंडिडेट्स हैं जो बहुत टैलेंटेड थे, इंटेलिजेंट थे, अच्छा आंसर लिखा, प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, इंटरव्यू 3-4 बार दिया, पर नंबर कभी 100, कभी 90, कभी 50 दिए, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी। जैसे एक मेरा उदाहरण देता हूँ किसी जूनियर का, वो आईपीएस बनना चाहता था। उससे पूछा क्यों बनना चाहते हो, आईएएस से भी ज़्यादा प्रायोरिटी आपने आईपीएस की क्यों दी? कि मुझे वर्दी का बड़ा शौक है। द मोमेंट यू शेयर समथिंग, तो आपको देश, समाज कल्याण, लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं, मतलब आपको मतलब वर्दी का बड़ा शौक है, तो इज इट ए फिट कैंडिडेट। तो ये पर्सनैलिटी फ्लो था उसके अंदर। तो इसीलिए आपको पहले दिन से एक ऐसा नागरिक बनना है, ऐसा नॉट ओनली इंडियन सिटीजन, एक विश्व का, जो ग्रीन वार्मिंग को समझे, जो दुनिया की समस्याओं को समझे, जो टेररिज्म को समझे, जो वर्ल्ड के इश्यूज हैं, और वो हमें अपनी पर्सनैलिटी में लेके आने आना पड़ेंगे, है। तभी हम इंसानियत, अगर आप सड़क पे किसी गरीब बच्चे को चलते हुए देखते हो या किसी भिखारी को देखते हो, अगर आपके मन में करुणा जागती है, आपकी आंखों से आंसू बहता है, कोई दुर्घटना आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि 3 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया या कोई सुसाइड किसी ने कर लिया, और उस न्यूज़ को पढ़ के आपकी आंखों से आंसू आ रहा है, तो आप इस यूपीएससी की प्रिपरेशन में बहुत आगे बढ़ चुके हो और आपकी सफलता को कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि फिर आपका मकसद खुद तक सीमित नहीं है, फिर मोटिवेशन ये नहीं है संसार का, फिर संसार का, इस समाज का, इस देश का, इस विश्व का कल्याण करना आपका मोटिवेशन बन जाएगा। और ये इन्फिनाइट एनर्जी है, जब आपके पीछे होगी ना, फिर आप इसको क्वालिफाई कर लोगे आराम से। सर एक न्यूज़पेपर जो आप बच्चों को सजेस्ट करना चाहोगे कि उनको डेली पढ़ना चाहिए, जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? तो द हिंदू बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, इंडियन एक्सप्रेस भी अच्छा है, ठीक है, लाइव मिंट भी अच्छा है, इकोनॉमिक टाइम्स भी अच्छा है। कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ो, न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट नहीं है,
उसकी स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है। किसी भी न्यूज़पेपर में कोई अलग चीज़ नहीं आती, सबके अंदर सेम करंट अफेयर की कवरेज होती है और न्यूज़ की एनालिसिस होती है। हम सोचते हैं कि कोई न्यूज़पेपर पढ़ें तो पहले से लेकर आखिरी तक पूरा पढ़ें, सबसे बड़ी गलती। शुरुआत करनी है पहले एनसीईआरटीज़ को पढ़ने से। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, यूपीएससी का सिलेबस आपको याद हो जाएगा, पीवाईक्यूज आप देख चुके होंगे, तब आपको न्यूज़पेपर की शुरुआत करनी है, क्योंकि आपके बेसिक्स जब बन चुके होंगे। सीधा न्यूज़पेपर नहीं। अब बात करते हैं न्यूज़पेपर में क्या पढ़ें। तो न्यूज़पेपर के अंदर कोई भी 2 न्यूज़ आप आइडेंटिफाई करो जिनको आप अच्छे से गहन तरीके से पढ़ेंगे, बजाय कि सारा न्यूज़पेपर पढ़ने के आप कोई भी 2 न्यूज़ पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, उसके रिलेटेड टॉपिक्स को देखेंगे। यूट्यूब से भी सीख सकते हैं या आप गूगल सर्च कर सकते हैं। अब चैट जीपीटी आ गया है तो चैट जीपीटी से भी आप समझ सकते हैं, और उसके नोट्स बनाएंगे। 2 न्यूज़ अगर आप डेली करते हो तो साल में कितने हो गए? अगर 300 दिन भी आपने ऐसा कर लिया तो 600 टॉपिक आपके तैयार हो गए। 600 टॉपिक्स बहुत होते हैं। तो सर जैसे क्या होता है ना, कुछ बच्चे पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, तो जो ये डिफरेंस है ना कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का और रेलेवेंट नॉलेज का, तो वो कैसे ध्यान रखे उस चीज़ का कि भाई मेरे को एक लिमिटेड करूं पर मैं जितना भी कर रहा हूं वो बिल्कुल अच्छे से करूं? इसके लिए ना मैं बहुत बच्चों को मोटिवेट करता हूँ, बहुत बच्चों को बताता हूँ कि पेरेटो प्रिंसिपल को फॉलो करो। तो पेरेटो प्रिंसिपल क्या है? बेसिकली अगर आप दुनिया में देखोगे ना तो 80% जो रिजल्ट आता है वो सिर्फ 20% फैक्टर से या इफेक्ट जो है कोज। बेसिकली अगर आप देखो किसी कंपनी को तो उसका जो रेवेन्यू आ रहा होगा ना 80% रेवेन्यू, वो 20% कस्टमर से आ रहा होगा। अगर आप सिलेबस देखोगे ना यूपीएससी का, तो उसका 20% जो सिलेबस होगा ना उससे 80% से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे होंगे। पीवाईक्यूज को आप देखोगे ना तो वो बार बार उसी एरिया से रिपीट कर रहे होंगे। तो ये एक बहुत प्यारी ह्यूमन साइकोलॉजी की बात है कि आपका जो रिजल्ट है ना 80% रिजल्ट 20% फैक्टर्स की वजह से आ रहा है। जब आप इस प्रिंसिपल को समझ लेंगे और इसको और थोड़ा सा रिफाइन कर दिया मैंने, 90% रिजल्ट 10% एफर्ट से आएगा। तो टॉपिक्स को आप कम पढ़ें, लेकिन उनको देखिए कौन से इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ने से पहले वो एनालिसिस कर लेंगे तो आपका 90% टाइम बच जाएगा। आप उस 90% में से भी 10-20% टाइम इस 10% पे लगाएंगे तो ज़्यादा रिवीजन कर पाएंगे, ज़्यादा आंसर राइटिंग कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे। और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए 100% मार्क नहीं चाहिए, 50% अगर मार्क्स आ जाते हैं तो क्वालिफाई हो जाएगा। तो क्यों ना हम उस 10% को आइडेंटिफाई करें। और सेम चीज़ बुक्स में, एनसीईआरटीज़ में और न्यूज़पेपर में एप्लीकेबल है कि ओनली 10% को पढ़ो। और वो कैसे पता लगेगा? वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखो, आपको पता लग जाएगा। तो सर जैसे कि अपना इंटरव्यू के टाइम पे कितने महीनों के करंट अफेयर्स पता होने चाहिए नॉर्मली? मतलब 6 महीने या फिर मतलब कितने ड्यूरेशन के रहते हैं? 3 से 4 महीने का करंट अफेयर जब बच्चा कर लेता है ना तो उसका पूरा 3 से 4 साल का करंट अफेयर कवर हो जाता है। ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। क्यों? क्योंकि दुनिया बहुत फास्ट नहीं ग्रो करती। जो नई नई चीज़ें हो रही हैं वो न्यूज़पेपर में बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो अगर आप 3-4 महीने का न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके पिछले 2-3 साल का जो बड़ी हैपनिंग्स है उसका 90% कवर हो जाएगा सिर्फ 10% करने से। वो सेम रूल यहाँ पे आ गया कि आपको 3 साल का नहीं पढ़ना, 3 महीने का पढ़ना है। तो 10% कर लो, आपका 90% न्यूज़ कवर हो जाएंगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी हो जाएंगी, लेकिन 90% एग्जाम को क्लियर करने का काम चल जाएगा। तो सर जैसे सब्जेक्ट्स में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं, तो वो क्या रोल प्ले करते हैं हमारी सिलेक्शन में? मैं अपना उदाहरण दूं तो मेरी सफलता में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल उसी ने निभाया। मेरा जो 10% है वो मेरा ऑप्शनल है। मैंने इंडिया में हाईएस्ट मार्क्स इसमें अचीव किए, 500 में से 314 और 315 दोनों बार। और इसने मेरे को बहुत बड़ा बूस्ट दे दिया। जीएस में मेरे एवरेज मार्क्स थे, इंटरव्यू में मेरे अच्छे मार्क्स थे नो डाउट, पर जीएस में मेरे कम मार्क्स थे, 400 से भी कम थे आउट ऑफ 1000। यहाँ मेरे 315। तो इस 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट, पेपर 1 और पेपर 2 सेम सब्जेक्ट का, तो आप सब्जेक्ट को चूज़ करें अपनी काबिलियत के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी स्किल्स के हिसाब से। मैंने मेरा ऑप्शनल चूज़ किया। मुझे लोगों ने सलाह दी कि नहीं इसको मत लो, ज्योग्राफी ले लो, पबैड ले लो, इसमें तो कोई लेता ही नहीं है, नंबर आते ही नहीं है। तो मैंने कहा कि क्यों? हमेशा क्वेश्चन करो, क्यों नहीं आते नंबर? हो सकता है जिसने पेपर लिया हो उसको कमाता हो, ये इसलिए नंबर कमाते होंगे। मुझे तो बहुत आता है, मैंने तो यूनिवर्सिटी टॉप की है। मुझे भी अगर कोई और ऑप्शनल चूज़ करना पड़ा तो फ़ायदा क्या हुआ? और यही मेरी जिद समझ लो या मेरा कॉन्फिडेंस अपने ऑप्शनल के ऊपर मेरी सफलता में सबसे बड़ा रोल निभा गया। तो आपकी लाइफ में तो मतलब मेन ऑप्शनल ने ही पूरा गेम कर दिया। तो जो मैंने मेहनत पहले की, कभी भी अपनी मेहनत वेस्ट नहीं जाती। जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर जो मैं मेहनत करता था और बच्चे क्लास के अंदर चीटिंग करते थे,
थोड़ा सा प्राइवेट कॉलेज था तो चीटिंग चलती थी। मैं वहाँ बैठ के अपनी मेहनत से करता था। रात को 2 बजे उठा, सुबह के 9 बजे तक पढ़ पढ़ के पूरा कर लिया। छुट्टी नहीं मिलती थी, मैं 7-8 पेपर लगातार होते थे, कोई छुट्टी नहीं। तो आज पेपर फिर कल पेपर, सिलेबस बड़ा था तो उसी 24 घंटे के अंदर ही आपको पढ़ना है। तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे सोता था मैं, और मैं पूरी तैयारी करता था। तो कहने का मतलब ये है, आपने जब मेहनत की और आपकी सफलता डिफाइन होगी उससे। तो जीवन में आप जब मेहनत करते हो ना, उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। कहीं ना कहीं आपके भविष्य पे वो मेहनत इम्पैक्ट डाल रही है। ठीक बात है सर। एक ना बहुत मेन क्वेश्चन है जो आजकल मतलब कंसर्निंग भी थोड़ा ये लगता है कि बच्चे तैयारी शुरू कर देते हैं, बट अप टू सर्टेन एज हम यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, बट बीच बीच में वो बच्चे ना जब पेपर एग्जाम क्लियर नहीं होते, फिर वो सोचते हैं कि ना हम इधर के रहे ना हम उधर के रहे। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये है ना बड़ा एक सोशल इशू है। कुछ लोग, कुछ मेरे दोस्त भी हैं जो 35 साल के हो गए हैं, लेकिन इस एग्ज़ाम के पीछे पड़े हुए हैं कि हमें ये एग्ज़ाम ही क्लियर करना है, और दूसरा कोई अल्टरनेटिव सोचते ही नहीं है। और जब सारे अटैम्प्ट खत्म हो जाते हैं तो फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और डिप्रेशन लाइफ टाइम का होता है। तो ऐसे लोगों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि जो 3 साल का गोल है उसको 3 साल के बाद आप अपना सेकंड अल्टरनेटिव, कैरियर अल्टरनेटिव जरूर बना के चलें, और पहले दिन से बना के चलें कि अगर मैं 3 साल में क्वालिफाई नहीं कर पाया तो मैं फिर ये एग्ज़ाम, दूसरा एग्ज़ाम दूंगा। मैं कभी ये नहीं बोलता कि 3 साल के अंदर आप दो, वो गलती है, आपका ध्यान बढ़ जाएगा। आप 3 साल के बाद थर्ड अटेम्प्ट देते ही आपको सेकंड कैरियर ऑप्शन पे काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। हमारे पास ऑप्शन मतलब प्लान, जैसे कहते हैं ना, प्लान ए प्लान बी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। नहीं तो वो गलत दिशाओं में ले जाता है फिर चीज़ों को। एक तो इसके अंदर है ना, जो 6 साल का जनरल के अंदर 6 साल की लिमिट है, ओबीसी के अंदर 9 साल की लिमिट है, ये बहुत गलत सिस्टम है। यूपीएससी को ही 3 साल 4 साल करनी चाहिए। और अगर यूपीएससी नहीं कर रहा है तो बच्चे को खुद अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के एक प्रॉमिस करना चाहिए कि मैं 3 साल से ज़्यादा इस पेपर को नहीं दूंगा। और जब हमने गोल डिसाइड किया और टाइमलाइन डिसाइड नहीं की, तो ऐसे बच्चे मैंने बहुत देखे जो 4 साल से तैयारी कर रहे हैं पर प्रीलिम्स नहीं दे रहे। क्यों भाई? अरे मेरा अटैम्प्ट खराब हो जाएगा। ये सबसे बड़ी मिथ है और सबसे बड़ी गलती है बच्चों की। तो जैसे कि 100 मीटर की रेस दौड़नी है उसेन बोल्ट को, अब उसको टाइम है ना, या कंपटीशन है ना, ये थोड़ी है कि 100 मीटर की कवर ही करनी है। तो टाइम अगर आपने नहीं डिसाइड किया कि इस टाइम में करना है, तो फिर आप कामयाबी से दूर जा रहे हो, ना कि उसके नज़दीक जा रहे हो। मतलब वो हमें डिसाइड, वो जरूरी है, डिसाइड करना पड़ेगा कि बहुत कैसे। जरूरी है वो। तो सर जैसे एज एन आईआरएस ऑफिसर, तो जब बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं आईआरएस की, और जब अब एक्चुअल आईआरएस में हम आते हैं, तो उसमें क्या फ़र्क दिखता है कि उस टाइम पे हमें नहीं पता चलता, बट बाद में जाके यू फील कॉन्फिडेंट उन चीज़ों में? देखो, पहले तो जब रिजल्ट आता है ना, वो रात नींद ही नहीं आई मुझे तो, और बहुतों को नहीं आती है। मतलब वो ऐसा सपना होता है कि मतलब जैसे मूवी एक्टर कोई बनता है, उसकी मूवी हिट होती है ना यार, तो कितना उसको फिर नई मूवी मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो उसकी लाइफ में क्या खुशी आती होगी। मैं उससे कंपेयर करता हूँ, क्योंकि आप कुछ भी नहीं थे उस समय और आप फिर सब कुछ बन गए। समाज में रेपुटेशन, अच्छी हैंडसम सैलरी, गाड़ी, ड्राइवर, बढ़िया ऑफिस, फ्रीडम, और सबसे बड़ी बात, समाज पे मीनिंगफुल इम्पैक्ट डालने की पावर ठीक बात आपको मिल गई। तो ये जो खुशी है, ये बेसिकली वही सफ़र से जब आप बनते हो तो इसका आनंद अलग ही होता है। पर ये लंबी नहीं चलती, लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू। आपको 1 महीना बड़ा मजा आएगा, फिर 6 महीने बाद थोड़ा सा कम हो जाएगा, और 1 साल के बाद नॉर्मल हो जाएगा। फिर लाइफ में कुछ और हैपनिंग चाहिए, लाइफ में कुछ और सपना, कुछ आदमी बनना स्टार्ट कर देता है। अब वो नेगेटिव एनर्जी की तरफ ना चला जाए, गलत कामों की तरफ ना चला जाए, इसलिए कोई पॉजिटिव काम की तरफ जाना चाहिए। इम्पैक्ट क्रिएट होता रहना चाहिए। तो आप मोटिवेशन, जैसे मैं अब यूपीएससी के बच्चों के लिए करता हूँ, बिल्कुल नहीं तो मेरा एनर्जी कहीं और वेस्ट होगी। ठीक बात तो मैं यूपीएससी के बच्चों को कैसे मेंटर कर सकता हूँ, कैसे गाइड कर सकता हूँ, तो मैंने अपना नेक्स्ट चैलेंज वो बना लिया कि अपने लाइफ टाइम में मैं कितने बच्चों को इंस्पायर कर सकूँ मेहनत करने के लिए, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो सर जो एक आईआरएस ऑफिसर होता है उसकी मेन कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं वैसे? आईआरएस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बेसिकली क्या है, भारत देश के फाइनेंशियल सिस्टम को मेंटेन करना, मैनेज करना। लोग टाइम से टैक्स पे करें। अगर लोग टैक्स पे नहीं करेंगे या टैक्स की चोरी करेंगे तो देश का विकास ही नहीं होगा। तो हम एक प्रकार से डेटरेंस, एक डर का माहौल भी बनाते हैं कि जो लोग टैक्स नहीं पे करें उनके लिए। तो इसको हम कई तरीक़ों से करते हैं। जो उन्होंने रिटर्न भरी उसमें कुछ गलतियां ना हो तो रेंडमली कुछ आईटीआर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, सिस्टम सिलेक्ट करता है और उसमें गलतियां हम देखते हैं, जिससे डर रहता है लोगों को कि भाई आप जैसे
बस में अगर आप जा रहे हो बिना टिकट के तो टिकट चेक कराएगा ना, डर लगता है। तो डेली चेक नहीं करता वो, हाँ। कभी कभी करता है, तो इसलिए फिर सब टिकट लेते हैं। ठीक बात। वैसे ही ITR को हम चेक करते हैं तो डर होता है। दूसरा माध्यम है हम उनके घर जाते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके बिजनेस को चेक करते हैं कि कोई गलती तो नहीं कर की। तो 200 करोड़, 400 करोड़, 4000 करोड़ इस तरह की टैक्स की चोरी हमें मिलती है, फिर तो वहाँ से फिर डर पैदा करते हैं। तो बेसिकली ड्यू टैक्सेस ऑन टाइम लोग पे करें, बिजनेसमैन पे करें, ये हम इंश्योर कराते हैं जिससे वो पैसा देश के विकास भारत की में तरक्की के लिए। यूज हो सके। तो सर जैसे मतलब जब हम तैयारी कर रहे हैं और आज एज अ पर्सनैलिटी टुडे आपको क्या लगता है, क्या वैल्यूज आपको उस टाइम में सीखने को मिली जो आपको बड़ी हेल्प करती हैं? सबसे बड़ी वैल्यू जो मुझे उस समय सीखने को मिली वो है पेशेंस की और परसिवरेंस की। पेशेंस क्या है कि यार नहीं हो रहा सिलेक्शन, पहली बार में नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दोबारा होगा, दोबारा फिर देना, तीसरी बार फिर देना, कि हो जाएगा, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं, मेरे टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मेरा हो जाएगा। परसिवरेंस क्या है? 3-4 साल तक टिके रहना। वो पेशेंस को टाइम होराइजन पर अगर आप डाल दो तो परसिवरेंस है। कॉन्फिडेंस, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कई बार ऐसा समय आता है कि कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो। तो वो कॉन्फिडेंस बना कि जब कम कॉन्फिडेंस था, जब शुरुआत की और जब सिलेक्शन हो गया तो आपने अपने खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर दिया लाइफ टाइम के लिए। अब आपको ये लगता है, मुझे ये लगता है कि मैं लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता हूँ अगर मैं मेहनत करूँगा सही डायरेक्शन में, तो सब कुछ अचीव हो जाएगा। तो ये मेरी सबसे बड़ी जीत है। वो एक डेडिकेशन बहुत जरूरी है कि वो एक फिक्स टाइम के लिए इतनी डेडिकेशन दे दो, फिर लगता है कि अब तो हम कर लेंगे अगर ध्यान। तो सर जैसे कि अगर कोई सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है तो उसके लिए यूपीएससी तो हो गया, अगर कोई बच्चा विदाउट यूपीएससी तो सिविल सर्विसेज में नहीं जा सकते ना? स्टेट सर्विसेज में जा सकते हैं। तो जो आप 1 साल की तैयारी में, 2 साल की तैयारी में बनोगे, वहाँ वो 25 साल लग जाएंगे बनने में। तो लोग SDM DSP जो लगते हैं ना स्टेट में, तो वहाँ से भी जा सकते हैं। तो सर मैं आपसे ना कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा कि 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में, तो मैं चाहूंगा कि आप उसका आंसर दो कि 1 हैबिट एवरी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट मस्ट डेवलप। कंसिस्टेंसी। 1 नॉन एकेडमिक फैक्टर दैट contributed most to your success. I improved my writing skill. So 1 book which is non UPSC based जो आप सजेस्ट करना चाहोगे बच्चों को? Who will cry when you die by Robin Sharma. अगर आप यूपीएससी चूज ना करते तो कौन सा पाथ चूज करते आप? मेंटर, एजुकेटर जो मैं करता हूँ बेसिकली, वो फुल टाइम होता है मेरा। फिर सर आप जैसे मतलब कि रैंक्स डेजिग्नेशन के अलावा सक्सेस को कैसे डिफाइन करना चाहोगे? आपके मन में करुणा कितनी ज़्यादा पैदा हो गई है, कंपैशन, दूसरों की मदद करने में कितना बिलीव करते हो। अगर सर आपको कहा जाए कि आज से आपको यूपीएससी की परीक्षाएं दोबारा शुरू करनी है, तो आप अब क्या चीज अलग करोगे कि उस टाइम पे मैंने वो गलती करी मैं आज ना करूं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका ये। दोबारा से मेरी जर्नी आपको ये तो डरा दिया इस क्वेश्चन ने मुझे कि दोबारा उस चीज का ध्यान रखें। मैं मतलब एक तो डर सा लगा नहीं होता है ये। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपकी राइटिंग अगर अच्छी नहीं है तो राइटिंग को पहले दिन से इंप्रूव करना स्टार्ट करो। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस पहले दिन से स्टार्ट करो। जो भी आपने पढ़ा उसका क्वेश्चन खुद ड्राफ्ट करो और उसका आंसर लिखो। और पढ़ाई को सिलेबस से मत शुरुआत करो, बुक के फर्स्ट चैप्टर से मत शुरुआत करो, उल्टा स्टार्ट करो। पहले यूपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, उनको अरेंज कर लो और फिर आप उस टॉपिक को पढ़ो। हम क्या करते हैं, बुक के पहले चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, नहीं, सबसे गलत स्ट्रेटेजी है। पहले आप उस 10% को आइडेंटिफाई करो और उसको आप तैयार करो। तो आपकी जो प्रिपरेशन है, आप सोचो 100% से घट के 10% पे आ गई, और फिर आपको एम्पल टाइम मिलेगा रिवीजन का भी, आंसर राइटिंग का भी। तो एक ये स्ट्रेटेजी में बिल्कुल स्टार्टिंग से ही करूँगा फॉलो इसको। सेकंड, बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे नोट्स के पीछे मत भागो। एक बुक, एक से दूसरी बुक नहीं, पॉलिटी में एक बुक, कोई भी बुक उठा लो, लक्ष्मीकांत उठा लो या DD बसु उठा लो, कोई भी उठा लो, पर 2 नहीं, एक। हर चीज़ का एक स्पेसिफिक सोर्स होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में कहूँगा कि नोट्स मेकिंग पहले दिन से स्टार्ट करनी है, और उस नोट्स को जो आपने लिख दिया अगले 30 दिन तक उसको रिवाइज करते रहना है। डेली पहला काम रिवीजन से स्टार्ट करना है। रिवीजन बोरिंग लगता है, बट सफलता में सबसे ज़्यादा कामयाब वही लोग होते हैं जो रिवाइज करते हैं। एक ना सर कहावत थी कि भाई जो आपको अगर बोरिंग चीज़ें लगती है ना, सबसे ज़्यादा सक्सेस भी वही देखे जाती है। तो ये है कि हमें कंसिस्टेंसी वो रखनी बहुत ज़रूरी है टू ग्रो इन लाइफ। तो सर आज का जो हमारा पॉडकास्ट का मेन मकसद यही था कि जो बच्चे यूपीएससी करने जा रहे हैं या आगे जो भी अभी कर रहे हैं, उनको कैसे मोटिवेशन मिल सके और
आज आपकी इतनी इंसाइटफुल बातों से उनका कुछ भविष्य में भला हो सके। सो आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।